हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं न्यूटन बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। जैसा कि हम आप लोग को पिछले क्लास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूरा खत्म कर चुके थे। आज उसी का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे यूरोपीय कंपनियों का आगमन का रिवीजन कर सकते हैं। यह एक वीडियो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के लिए आप रामबाण साबित होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से यूरोपीय कंपनियों का आगमन का फुल रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन में बताएंगे, जो जो पढ़े हुए हैं उसी को समझाएंगे। आप देखिए, पहले हम उस दिन मैप बनाए थे वर्ल्ड का। ये वर्ल्ड का मैप है, जिसमें ये हमारा प्यारा भारत है। भारत के पश्चिम में देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर में या उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में देखिएगा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। आपको जो जो जगह इसमें दिखा रहे हैं वो सब जगह आपको याद रखना है। देखिए यहाँ जो यूरोप का मैप देखिएगा, तो यूरोप के सबसे पश्चिम में ये जो देश स्थित है, ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल के बगल में जो देश स्थित है, ये है स्पेन। स्पेन के बगल में जो देश स्थित है, ये है फ्रांस। ये जो लटका हुआ देश है, ये है इटली। फ्रांस के बगल में जो देश स्थित है, ये जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में यहाँ पे स्थित है नीदरलैंड। नीदरलैंड जहाँ का निवासी को डच कहा जाता है। और जर्मनी के ऊपर में जो देश स्थित है, यह है डेनमार्क। डेनमार्क जहाँ पढ़े थे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डेनमार्क से आए थे। और यहाँ ऊपर में देखिएगा तो नॉर्वे और स्वीडन कंपनी पढ़ेंगे, वो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांस के ऊपर में देखिएगा ये देश है ब्रिटेन, द्वीपीय देश है ब्रिटेन। तो यूरोप में ये सब देश आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ कौन सा देश स्थित है। तो आप मैप खोल के, विश्व के मैप खोल के देखिएगा, तो यहाँ आपको दिखेगा सबसे पश्चिम में, मतलब यूरोप के मैप में सबसे पश्चिम में पुर्तगाल, पुर्तगाल के आगे स्पेन, स्पेन से आगे फ्रांस, फ्रांस के आगे जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में देखिएगा यहाँ पे होगा नीदरलैंड, और जर्मनी के ऊपर में यहाँ डेनमार्क देश, और फ्रांस के ऊपर में ब्रिटेन। फिर उसके बाद यहीं से देखिएगा, जब पुर्तगाल पढ़ते हैं, पुर्तगाल से बार्थोलोम्यू डियाज नामक व्यक्ति चलता है और यहाँ आते हुए केप ऑफ गुड होप का खोज करता है। फिर पुर्तगाल का दूसरा व्यक्ति वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप, ये देखिएगा ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर ये दक्षिण अफ्रीका देश है। यहाँ देखिएगा मोजाम्बिक, इसको कहा जाता है मोजाम्बिक चैनल। तो वास्को डी गामा को देखिएगा पुर्तगाल से होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते हुए मोजाम्बिक चैनल का होते हुए यहाँ केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद मेडागास्कर के आगे में देखिएगा ये मॉरिशस। जो जो देश आपको दिखा रहे हैं, जो जो क्षेत्र यहाँ पे बता रहे हैं, उस सब क्षेत्र का आगे चर्चा किया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ब्राजील। सबसे बड़ा देश है ब्राजील। तो यही देश देखिएगा, ये देश है ब्राजील। ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर में है कनाडा। यहाँ यूएसए है, यहाँ मैक्सिको है। यूएसए में एक जगह, मतलब यूएसए में नहीं, कनाडा में एक जगह स्थित है लुइसबर्ग। यहाँ देखिएगा इस क्षेत्र में लुइसबर्ग स्थित है। यहाँ देखिएगा बहामास द्वीप है, यहाँ द्वीप का नाम है बहामास। फिर इधर आपको कौन सा क्षेत्र याद रखना है, ये देखिएगा भारत के पश्चिम में देखिएगा ये अरब सागर है। अरब सागर है, और अरब सागर के ऊपर में यहाँ देखिएगा ये फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में यहाँ पे हार्मोज बंदरगाह भी है, हार्मोज जल संधि भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये लाल सागर है, लाल सागर है। और ये भारत के पूर्व में देखिएगा ये बंगाल की खाड़ी है, ये श्रीलंका है। और यहाँ बंगाल की खाड़ी में नीचे में देखिएगा तो यहाँ हमारा द्वीपीय राज्य है, द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। और इसके पूर्व में देखिएगा तो यहाँ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। तो इस सब क्षेत्र का आपको चर्चा किया जाएगा आगे के वीडियो में, इसलिए हम आपको इस मैप के माध्यम से ये सब क्षेत्र आपको समझा दिए हैं। तो इसको पहले आप समझ लीजिएगा मैप के माध्यम से। एक तो वर्ल्ड का मैप ले लीजिएगा खाली पेज वाला, और उसमें ये सब आप बना लीजिएगा। उसके बाद हम आगे समझाते हैं किस तरह यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे कैसे होता है। यहाँ देखिए ये क्षेत्र जो आपको बताए थे, यहाँ देखिएगा ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप के ऊपर में ये वाला देश देखिएगा, यहाँ तुर्की है।
तुर्की में एक जगह है कस्तुनतुनिया, ये आपको बताए थे। पहले देखिएगा प्राचीन काल में भारत का यूरोप के साथ व्यापार होता था, लेकिन स्थल मार्ग से होता था, ऐसे व्यापार होता था। फिर दूसरा रास्ता था भारत से ही अरब सागर के होते हुए ऐसे ये देखिएगा, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, ऐसे व्यापार होता था। लेकिन जब आगे मतलब पढ़ेंगे कि कस्तुनतुनिया पे किस तरह अरबों का आक्रमण हो जाता है, उसके बाद ये रास्ता बाधित सा हो जाता है। इसी के कारण यूरोप जो है नए मार्ग का खोज करता है भारत के लिए, मतलब नए मार्ग का खोज करता है। ये मार्ग ऐसे होगा अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से ऐसे भारत पहुंचेगा। तो भारत पहले प्राचीन काल में ये मार्ग का मतलब स्थल मार्ग से मार्ग था। यह मार्ग कौन सा मार्ग था? स्थल मार्ग से। भारत का मैप देखिएगा, यहाँ पाकिस्तान है, मतलब भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, ईरान है, उसके बाद इराक है, तुर्की है। इस तरह से भारत का व्यापार हो रहा था। लेकिन जब देखिएगा 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर अरबों के द्वारा आक्रमण पर कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया जाता है। उसके बाद भारत और यूरोप का जो बीच व्यापार हो रहा था, ये मार्ग बाधित हो जाता है। इस कारण से देखेंगे कि किस तरह यूरोप वासियों ने मतलब नए नए भौगोलिक खोज के लिए प्रोत्साहन किया। आगे देखेंगे, जैसा कि हम मैप समझ चुके थे, अब हम समझते हैं कैसे कैसे मतलब भारत जो आता है यूरोपीय कंपनी, वो किस तरह और कैसे आता है। देखिए बताए थे आपको कि रोमन साम्राज्य यूरोप में आपको समझाए थे। रोम, इटली का नक्शा दिखाए थे, इटली का राजधानी था रोम। रोम में आप रोमन साम्राज्य का जब विस्तार होता है तो रोमन साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है, एक पश्चिमी रोम, एक पूर्वी रोम। जैसे मान लीजिए इटली है, ये वाला साम्राज्य हो गया पश्चिमी रोम, ये वाला साम्राज्य हो गया पूर्वी रोम। पश्चिमी रोम का राजधानी था रोम और पूर्वी रोम का राजधानी था कुस्तुनतुनिया, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। पूर्वी रोम को ही बेजंतिया साम्राज्य कहा जाता है, इसे इंग्लिश में बेजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता है। बेजंतिया या बेजेंटाइन साम्राज्य का राजधानी था कुस्तुनतुनिया, इसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है। इसी का भी आधुनिक नाम वर्तमान में नाम लिखिएगा। वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वर्तमान में इसका नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में स्थित है इस्तांबुल। तो इसी पे कुस्तुनतुनिया पे मतलब अधिकार के लिए 1453 ईस्वी में बेजंतिया साम्राज्य और उस्मानिया साम्राज्य के बीच में युद्ध होता है। बेजंतिया साम्राज्य बता चुके थे, यूरोप में जो विस्तार था जो साम्राज्य का, उसी को बेजंतिया साम्राज्य कहा जाता है। और उस्मानिया साम्राज्य का उदय अरब प्रायद्वीप में हुआ था। अरब प्रायद्वीप के बाद इसका विस्तार होते होते 1453 ईस्वी में जाके इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेता है। उस्मानिया साम्राज्य को ही ओटोमन साम्राज्य कहा जाता है। 1453 ईस्वी में इस दोनों के बीच में युद्ध होता है, इन दोनों साम्राज्य के बीच में। इसमें बेजंतिया साम्राज्य का हार हो जाता है और उस्मानिया साम्राज्य जीत जाता है। उसके बाद वो जो रास्ता बताए थे कुस्तुनतुनिया का, जो भारत से पहले मतलब कुस्तुनतुनिया से होते हुए स्थलीय मार्ग से भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था, वह रास्ता बाधित हो गया। कैसे बाधित हो गया? अरब व्यापारियों ने वहां पर अधिकार कर लिया और यूरोप व्यापारी से ज्यादा टैक्स लेता था। इसके कारण यूरोप व्यापारी को जब यूरोप में सामान बेचता था तो उसको उतना फायदा नहीं होता था। इसके कारण यूरोप अब नए मार्गों की मतलब भारत पहुंचने के लिए नए नए मार्ग की तलाश करना शुरू किया। साथ ही क्या होता है, 1453 ईस्वी में ही रोम का जो पोप रहता है, पोप अधिकार देता है पुर्तगाल को कि आप नए नए भौगोलिक मार्ग की खोज कीजिए और जो भी मतलब भौगोलिक स्थल खोजिएगा उस पर आपका अधिकार होगा। देखिए भारत से व्यापार करना जरूरी ही क्यों था? क्योंकि यूरोप में आप देखिएगा, यूरोप ठंडा प्रदेश है और ठंडा प्रदेश होने के कारण जो सब्जी सब होता है, साग सब्जी होता है, दाल उतना नहीं हो पाता है। उसके कारण उसको खाने के लिए सब मीट पे निर्भर रहता है और मीट बनता है मसाले से, और मसाला का उत्पादन होता था उस समय भारत में या पूर्वी एशियाई देशों। गर्म प्रदेश मतलब आप देखिएगा भारत कर्क रेखा से मतलब बीचों बीच भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा से नीचे का प्रदेश गर्म होता है, वहां पे मसाला का उत्पादन होता है। तो भारत से व्यापार करना उसके लिए जरूरी था। साथ ही साथ उस समय भारत विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश था। जैसे अभी देखिएगा विश्व में अमेरिका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है, उसी तरह उस समय भारत विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश था। कोई भी देश अपनी आर्थिक तरक्की के लिए भारत से व्यापार करना जरूरी समझते थे। तो वही बात लिखे हैं, यूरोप में बर्फबारी हो रहा था, खाने के लिए दिक्कत था, मीट पर निर्भर रहना पड़ता था। मीट मसाले के लिए मीट मतलब मसाला पर निर्भर होता था। उस समय भारत विश्व का व्यापार का केंद्र था और आर्थिक विकास के हेतु भारत से व्यापार करना जरूरी था। यह बात आप समझ गए होंगे कि भारत से व्यापार करना जरूरी ही क्यों था। उसके बाद आप यूरोप में देखिएगा, पुर्तगाल आपको दिखाए थे,
तो उसमें भौगोलिक खोज के प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख भूमिका निभाया था पुर्तगाल। आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है बिहार दरोगा एग्जाम में कि यूरोप महाद्वीप में मतलब भौगोलिक खोज में सब नेतृत्व यूरोप महाद्वीप का नेतृत्व करने वाला देश कौन है? भौगोलिक खोज में या यूरोप महाद्वीप का नेतृत्व करने वाला देश कौन है? तो पुर्तगाल है। उस पुर्तगाल था। पुर्तगाल का राजा था हेनरी बहुत मतलब नए नए भौगोलिक खोज के लिए बहुत इच्छुक था। इसके कारण इसे द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी ने काम क्या करवाया था? प्रिंस हेनरी ने कौन सा काम करवाया था? तो दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार करवाया था। कौन सा आविष्कार? दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र से मतलब समुद्र में दिशा का ज्ञान हो जाता है, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। ऐसे देखिएगा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार जो हुआ है वो चीन में हुआ है और चीन से वो ज्ञान जो है अरबवासी के पास गया और अरबवासी से होते हुए यह ज्ञान यूरोप के पास गया और यूरोप में जो है हेनरी जो है दिशा सूचक यंत्र का निर्माण करवाया था, जिसे ही कंपास कहा जाता है। और आप देखिएगा जैसे देखे थे अफ्रीका का पश्चिमी तट का मैप तैयार करने वाला व्यक्ति भी कौन था? हेनरी था। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप तैयार करवाया था। कौन करवाया था अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप? प्रिंस हेनरी। फिर जिस तरह पुर्तगाल मतलब भौगोलिक खोज में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था, उसी तरह स्पेन भौगोलिक खोज में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा था। स्पेन में एक रानी हुई थी इसाबेल ने मतलब भौगोलिक खोज में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। देखिए पुर्तगाल की तरफ से हेनरी के बाद कुछ दिन के बाद राजा वहां का पुर्तगाल का राजा बनता है जॉन सेकेंड के समय में बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल से चलता है भारत को खोजने हेतु मतलब समुद्री मार्ग से भारत खोजने हेतु। तो यहाँ देखिएगा पुर्तगाल है और यहाँ से चलता है बार्थोलोमियो डियाज। यहाँ आने के बाद ये लौट जाता है। यहाँ तक आने के बाद उससे भारत का मतलब आइडिया नहीं लगता है कि भारत किधर है, नहीं है। इसके कारण यहाँ से ये लौट जाता है और इस क्षेत्र पे जहाँ ये पहुंचता है, ये क्षेत्र देखिएगा दक्षिण अफ्रीका है और यहाँ जो पहुंचता है इसी क्षेत्र का नाम रखता है तूफानी अंतरिक्ष। बार्थोलोमियो डियाज उसका नाम क्या रखता है? तूफानी अंतरिक्ष। लेकिन बाद में वहां का पुर्तगाल का राजा जॉन सेकेंड हुआ था। जॉन सेकेंड इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखता है। उसी को आशा अंतरिक्ष कहा जाता है, उसी को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसी को तूफानी अंतरिक्ष कहा जाता है, उसी को उत्तर मासा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। आप मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा। जो बात बोल रहे हैं वो सब हम आपको पहले से समझा चुके हैं। तो बार्थोलोमियो डियाज कौन था? तो पुर्तगाल का नाविक था जो 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। लेकिन उसका नाम ये क्या रखा था? तूफानी अंतरिक्ष रखा था। ठीक, तूफानी अंतरिक्ष का नाम केप ऑफ गुड होप रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो पुर्तगाल का राजा था किंग जॉन सेकेंड। फिर यहाँ पुर्तगाल के बगल में बताया था यहाँ स्पेन जैसा, स्पेन अपने नागरिक को भेजता है। तो स्पेन भी एक नाविक को भेजता है भारत को खोजने हेतु मतलब भारत समुद्री मार्ग से भारत का रास्ता खोजने हेतु। तो वहीं से चलता है क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म इटली में होता है, लेकिन ये स्पेन के पैसा पे भारत को खोजने निकलता है। भारत का मतलब रास्ता खोजने के लिए निकलता है 1492 ईस्वी में। फिर यहाँ से स्पेन से चलता है क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन ये इधर नहीं आके ये सीधा मतलब पश्चिम दिशा में चलाता है। और पश्चिम दिशा में देखिएगा तो यहाँ उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पहले हम आपको दिखाए थे नक्शा में बहामास। तो ये बहामास पहुंच जाता है और बहामास पहुंचकर उसी का नाम जो है वहां के मतलब ये बहामास द्वीप पर पहुंचता है और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन खाता है। क्या कहता है? रेड इंडियन खाता है। और 1498 ईस्वी में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का खोज करता है। तो आपको क्रिस्टोफर कोलंबस से क्वेश्चन आएगा, इसका जन्म इटली से हुआ, लेकिन स्पेन की रानी इसाबेल ने ही इसका व्यय वहन किया था, इसलिए स्पेन की तरफ से ये खोजने में स्थलीय स्पेन की तरफ से ये निकला था। उसके बाद बहामास द्वीप पर पहुंचता है और उसके मतलब वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहता है। बाद में देखिएगा वहीं के मतलब रेड इंडियन से नाम बदल के उसी को मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस ही उसको इंडिया कहता है। लेकिन बाद में जब अमेरिको वेस्पुसी जाएगा तो उसका नाम अमेरिका रखेगा। यहाँ तक इससे आगे तक समझते हैं। आइए देखते हैं अमेरिको वेस्पुसी। आपको अमेरिको वेस्पुसी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था, लेकिन ये स्पेन का नाम था। स्पेन के खर्च पे ये भौगोलिक खोजने हेतु निकला था। क्या खोजा था? तो अमेरिका महाद्वीप के मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अमेरिको वेस्पुसी था। और उसका नाम क्या रखा था? नई दुनिया रखा था। ये अमेरिका महाद्वीप का बहुत बार यात्रा किया था, जिस कारण जब ये मर जाता अमेरिको वेस्पुसी तो इसी के सम्मान में
इसी के नाम पर अमेरिका महाद्वीप का नाम पड़ जाता है। आज देखते हैं अमेरिका महाद्वीप दो भाग में बटा है, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद मैगलन के बारे में याद रखना है, फर्डिनेंड मैगलन के बारे में, ये कहाँ का नाविक था, पुर्तगाल का नाविक था। इसके बारे में क्या याद रखना है, प्रशांत महासागर को खोजा था, प्रशांत महासागर को खोजकर, और उसका नाम जो प्रशांत रखा था वही कौन रखा था, मैगलन ही रखा था। और मैगलन के बारे में ये बात भी आपको याद रखना है, कौन सी बात याद रखना है कि समुद्र महासागर मतलब समुद्र से पूरे विश्व का यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो मैगलन है। मतलब समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का यात्रा करने वाला, समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो मैगलन है। उसके बाद वास्को डी गामा के बारे में याद रखना है। वास्को डी गामा के बारे में क्या याद रखना है कि जानते करते हैं भारत का खोजने वाला, मतलब समुद्री मार्ग से भारत का पता लगाने वाला व्यक्ति कौन है, तो वास्को डी गामा है। 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से चला था और 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के करपक डाबू बंदरगाह पर पहुंचता है। किसके सहायता से पहुंचता है, अब्दुल मजीद के सहायता से पहुंचता है। अब्दुल मजीद कौन था, तो गुजराती व्यापारी था। और कौन सी जहाज से भारत आता है, तो सौ गैब्रियल नामक जहाज से भारत आता है। इसके समय पुर्तगाल का राजा कौन था, तो मैनुअल प्रथम था। इसके समय पुर्तगाल का राजा कौन था, तो मैनुअल प्रथम था। और मैनुअल प्रथम को वाणिज्य के प्रधान का उपाधि दिया गया है, वाणिज्य के प्रधान, क्योंकि मैनुअल प्रथम के समय में पुर्तगाल का व्यापार बहुत फलता फूलता है, जिस कारण इसका वाणिज्य का प्रधान का उपाधि मिला था मैनुअल प्रथम को। जब 20 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, तो वहां का जो कालीकट का राजा रहता है सामूरी, उसका पैतृक उपाधि रहता है जमोरिन। पैतृक उपाधि क्या रहता है, जमोरिन, एक हिंदू शासक है, उसका स्वागत करता है। और इसका विरोध करने वाला, मतलब वास्को डी गामा का विरोध कौन करता है, तो अरबी व्यापारी द्वारा वास्को डी गामा का विरोध किया जाता है और जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया जाता है। फिर आइए यहाँ पे समझते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम। मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम देखेंगे यात्री के हिसाब से। सबसे पहले पुर्तगाली आता है, पुर्तगाल के बाद डच आता है, पुर्तगाली आता है, पुर्तगाल के बाद डच आता है, डच के बाद अंग्रेज आता है। देखेंगे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आता है, डच 1596 ईस्वी में आता है, अंग्रेज यात्री के तौर पर देखेगा तो 1599 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश 1731 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डच और अंग्रेज में कंपनी का स्थापना के क्रम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसके कारण आपको यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन का क्रम पूछेगा या यूरोपीय यात्री के भारत आगमन का क्रम पूछेगा, तो सबसे पहले पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। लेकिन यूरोपीय कंपनी का स्थापना क्रम पूछेगा तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाता है 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया 1602 ईस्वी में। देखिए डच यात्री में मतलब भारत पहले आ जाता है, लेकिन कंपनी का स्थापना करने के क्रम में थोड़ा सा उसको लेट हो जाता है। डच से पहले कंपनी का स्थापना कर देता है कौन, अंग्रेज। ये बात आपको याद रखना है, यही यहाँ से आपको ये दोनों मतलब क्लियर रखना है। तो पुर्तगाली कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी कंपनी का 1599 ईस्वी में, डच का 1602 ईस्वी में, डेनिश का 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी का 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश का 1731 ईस्वी में। स्वीडिश में खाली आपको बस उसके कंपनी का स्थापना का मतलब कब स्थापना हुआ था, बस यही बात याद रखना है कि स्वीडिश भी आया था। स्वीडिश मतलब स्वीडन के लोगों को क्या कहा जाता है, स्वीडिश कहा जाता है। अब फैक्ट्री देखते हैं, भारत में प्रथम फैक्ट्री कौन कंपनी कहाँ खोला था, तो पुर्तगाल को देखिएगा कोची में खोला था 1503 ईस्वी में। पुर्तगाल कहाँ खोला था, कोची में 1503 ईस्वी में। डच कहाँ खोला था, मछलीपट्टनम में। कोची कहाँ है, केरल में स्थित है। कोची कहाँ, केरल में स्थित है। और मछलीपट्टनम कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो डच मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, अंग्रेज सूरत में 1608 ईस्वी में। अंग्रेज कहाँ पे, अंग्रेज अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला था, सूरत में 1608 ईस्वी में। डेनिश अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला था, 1602 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार में। डेनिश अपना प्रथम फैक्ट्री ट्रैंकोबार कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और फ्रांसीसी अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला था, सूरत में खोला था। कब खोला था, 1608 ईस्वी में। तो ये आपको मतलब प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया था, ये बात याद रखना। आगे समझते हैं। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में होता है। इसका नाम है एस्टादो द इंडिया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्टादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली यात्री के तौर पर पढ़ चुके थे, वास्को डी गामा था। दूसरा पुर्तगाली यात्री जो भारत आता है, या दूसरा पुर्तगाली व्यापारी जो भारत आता है, वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है। 1500 ईस्वी में भारत आता है। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में बात याद रखना, ये ब्राजील का खोज किया था। ये दूसरा पुर्तगाली नाविक है। जब ये भारत आता है तो इसका अरबों के साथ, अरब व्यापारियों के साथ थोड़ा सा झड़प भी होता है। ये भारत में व्यापारी कोठी खोलने का अनुमति मांगता है, लेकिन अनुमति नहीं मिलता। वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं दोबारा 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत आता है, उससे पहले 1498 ईस्वी में भारत आया था। दोबारा 1502 ईस्वी में भारत आता है। और 1502 ईस्वी में जब भारत आता है
तो इसी के मतलब निमंत्रण पर 1503 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली कोठी का स्थापना होता है, या फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब उस समय का मतलब फैक्ट्री का अर्थ अभी के फैक्ट्री से नहीं समझिएगा, अभी मतलब जैसे फैक्ट्री का अर्थ होता है मतलब उत्पादन, लेकिन उस समय फैक्ट्री का मतलब था एक कोठी, कि पुर्तगाली लोग अपना सामान ला के वहां जमा करता था और वहां से व्यापार करता था। तो प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना आपको कोचीन में होता है 1503 ईस्वी में, और दूसरा पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना 1505 ईस्वी में कन्नूर में होता है। वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आते हैं। तीसरी बार 1524 ईस्वी में वायसराय बनकर भारत आता है। 2 बार तो व्यापारी के तौर पर भारत आता है, और तीसरी बार वायसराय बनकर भारत आता है 1524 ईस्वी में। लेकिन 1524 ईस्वी में ही इसका निधन हो जाता है कोचीन में। तो वास्को डी गामा के बारे में, वास्को डी गामा के बारे में ये सब बात याद रखना है। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति है जो भारत या पूर्वी द्वीप समूह का खोज करने वाला व्यक्ति। प्रथम पुर्तगाली पूछेगा कौन है, तो वास्को डी गामा है। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सिर्फ आपको अल्मीडा के बारे में याद रखना है। 1505 से लेकर 1509 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आने वाला व्यक्ति कौन है, अल्मीरा है। अल्मीरा भारत आता है तो भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर नियंत्रण करना चाहता है, जिसके कारण ये ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति या नीले जल की नीति लेके आता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था, तो अल्मीरा। अल्मीरा के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरू किया गया था, कौन पुर्तगाली वायसराय के द्वारा शुरू किया गया था, तो अल्मीरा के द्वारा शुरू किया गया था। इसके कारण अल्मीरा 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध लाता है। चोल का युद्ध में मिस्र के व्यापारी के साथ युद्ध होता है, थोड़ा सा झड़प होता है, इसमें अल्मीरा की हार होती है। फिर अगले साल 1509 ईस्वी में मिस्र का व्यापारी, अरब व्यापारी और गुजरात का, मिस्र, तुर्की और गुजरात का व्यापारी सब मिलकर अल्मीरा के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन इसमें जो है इस तीनों व्यापारी को हरा दिया जाता है और उसे द्वीप के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में फ्रांसिस्को डी अल्मीरा के समय में कोचीन को राजधानी बनाया जाता है। पुर्तगाल की राजधानी किसको बनाया जाता है, कोचीन को बनाया जाता है। लेकिन राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था, अल्बुकर्क था, जो आगे वायसराय बनकर आता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक वायसराय बन के आता है। इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए हम समझते हैं। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लेता है। गोवा उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के क्षेत्र में था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से युद्ध करता है और इस युद्ध में वो जीत जाता है और गोवा पर अधिकार कर लेता है। 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार करता है और 1515 ईस्वी में हारमुज पर अधिकार करता है। अल्बुकर्क जो है भारत में विवाह नीति चलाता है। विवाह नीति क्यों चलाता है, क्योंकि पुर्तगालियों की जनसंख्या कम था, इसके कारण भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किया और इसके लिए वो विवाह नीति शुरू किया। विवाह नीति, अब देखिए यहाँ भारतीय महिला कोई भी पुर्तगाली से शादी करने के लिए मतलब राजी नहीं हो रहे थे, तो इसके कारण वो क्या किया, पुर्तगाली अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा जिसमें हिंदू महिला, मतलब उसमें क्या, सती प्रथा में क्या होता है, जब हिंदू महिला का शादी मतलब पुरुष के साथ होता है, पुरुष का जब निधन हो जाता है तो उसके पत्नी को उसके साथ ही जला दिया जाता है, उसे ही सती प्रथा कहा जाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य आपको 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख किसका है, तो भानुगुप्त का है। एरन अभिलेख पूछेगा सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख किसका है, भानुगुप्त के द्वारा, गुप्त शासक था भानुगुप्त जो 510 ईस्वी में लिखवाया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है, जिस कारण अब देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध है तो जो विधवा महिला थी उससे पुर्तगाली सब शादी कर लेते थे, जिस कारण राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है अल्बुकर्क को। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहने का मतलब राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही भारत में सती प्रथा का अंत किया जाता है। आप पढ़ेंगे कि 1529 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वो प्रतिबंध मतलब उसमें योगदान किसका था, तो राजा राम मोहन राय का था। उससे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया अल्बुकर्क, जिस कारण राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है अल्बुकर्क को। क्वेश्चन पूछेगा राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कौन से पुर्तगाली वायसराय को कहा जाता है, तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बात समझ लिए। इसी कारण पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क का निधन हो जाता है 1515 ईस्वी में। तब आगे 1524 ईस्वी में वायसराय बनकर आता है। आगे 1524 ईस्वी में वायसराय बन के आता है वास्को डी गामा। उसके बाद नीनो डी कुन्हा 1529 ईस्वी में वायसराय बन के आता है और 1538 ईस्वी तक रहता है। नीनो डी कुन्हा के बारे में ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी बात सबसे ज्यादा जरूरी है, तो 1530 ईस्वी में राजधानी बनाता है गोवा को। कोचीन की जगह राजधानी किसको बनाता है, गोवा को बनाता है। 1534 में बेसिन पर और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद मद्रास में सेंट थोमे नामक बस्ती बसाता है और बंगाल में हुगली नामक बस्ती का निर्माण करवाता है। उसके बाद नीनो डी कुन्हा को गुजरात के शासक बहादुर शाह से
मतलब बहादुर शाह से संघर्ष भी होता है, उसमें बहादुर शाह का मतलब पुर्तगाली और बहादुर शाह के बीच में युद्ध होता है, उसमें बहादुर शाह को मार देता है और हत्या करवा देता है नीनो डी कुन्हा। उसके बाद मार्टिन डिसूजा, वो पुर्तगाली वैसा है, मार्टिन डिसूजा के बारे में याद रखना है। इसके बारे में क्या याद रखना है, इसके समय में प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आते हैं। कौन? प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर। आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर कौन सी पुर्तगाली वायसराय के समय भारत आता है, तो मार्टिन डिसूजा के समय भारत आता है। इससे आगे हम देखते हैं। फिर देखिए भारत के समय, उसके बाद पुर्तगाली गवर्नर में आपको लास्ट में याद रखना है कि भारत का जब आजादी, मतलब भारत को जब आजादी मिलती है उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था, खास करके गोवा का गवर्नर कौन था, तो बोस्सा था। बोस्सा का नाम याद रखना है। उसके बाद गोवा का अंतिम गवर्नर, देखिए अंग्रेज से भारत स्वतंत्र हो जाता है 15/10/1947 को, लेकिन पुर्तगाल जिस जिस क्षेत्र पर अधिकार की मतलब अधिकार रहता है, पुर्तगाल का जिस जिस क्षेत्र पर अधिकार रहता है वह क्षेत्र पुर्तगाल 1961 ईस्वी में छोड़ के जाता है। और ऐसे छोड़ के नहीं जाता है, वो ऑपरेशन विजय चलाया जाता है और ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालियों को मार के भगाया जाता है। और उसी समय मतलब जब ऑपरेशन विजय चलाया जाता है तो उस समय पुर्तगाल का गवर्नर रहता है सिल्वा। उस समय पुर्तगाल का गवर्नर कौन रहता है? सिल्वा रहता है। 1961 ईस्वी में पुर्तगाल का गवर्नर कौन रहता है? सिल्वा रहता है। इसे अंतिम गोवा का गवर्नर भी कह सकते हैं, कौन रहता है? सिल्वा रहता है। देखिए पुर्तगाली खास करके किस किस क्षेत्र पर अधिकार, मतलब किस किस क्षेत्र पर पुर्तगाल का अधिकार रहता है, तो गोवा, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, पुर्तगाल का ये मतलब बड़ा बड़ा क्षेत्र है, इस पर पुर्तगाल का अधिकार रहता है। तो दादर नगर हवेली को 1954 ईस्वी में ही पुर्तगाल छोड़ दी। 1954 ईस्वी में दादर नगर हवेली मतलब पुर्तगाल से स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन गोवा और दमन द्वीप 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया जाता है और उसी के माध्यम से गोवा और दमन द्वीप को स्वतंत्र करवाया जाता है पुर्तगालियों से। फिर आगे पॉलिटी में देखेंगे कि 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है और 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा और दमन द्वीप को एक साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। बाद में देखेंगे 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को अलग से राज्य बनाया जाता है। फिर देखें 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये बात याद रखना है। और उसके बाद पुर्तगाल की तरफ से और कौन सी बात याद रखना है, तो कार्टेज अल्मेरा काफिला पद्धति। क्या था ये कार्टेज अल्मेरा काफिला पद्धति? देखिए कार्टेज का अर्थ होता है परमिट। परमिट मतलब लाइसेंस। लाइसेंस किस लिए? तो हिंद महासागर में अन्य यूरोपीय कंपनियां, अन्य किसी भी व्यापारी को या किसी भी भारतीय राजा को अगर व्यापार करना है तो पुर्तगाल से उसे कार्टेज लेना होता था। कार्टेज नहीं लेता था तो पुर्तगाल उसके जहाज को डुबो दिया जाता था, पुर्तगालियों के द्वारा उस जहाज को डुबो दिया जाता था। उसके डर से मतलब पुर्तगाल पूरा हिंद महासागर पे नियंत्रण, पुर्तगाल का नियंत्रण था। इसी कारण देखिएगा कार्टेज मुगल बादशाह अकबर था, अकबर भी मतलब पुर्तगालियों से कार्टेज लिया था, भले ही निःशुल्क लिया था, अकबर को निःशुल्क दिया था पुर्तगालियों कार्टेज। इसी कारण हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का दबदबा था, जिस कारण पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाता है। तो पूछेगा किस यूरोपीय कंपनी को सागर का स्वामी कहा जाता है, तो पुर्तगालियों को कहा जाता है। कार्टेज अल्मेरा क्या था ये आप समझ गए। उसके बाद निषेध व्यापार व्यवस्था, ये क्या था निषेध व्यापार व्यवस्था? तो काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली ही कर सकता था और किसी भी व्यापारी को करने का अनुमति हिंद महासागर में नहीं था, तो उसे ही निषेध व्यापार व्यवस्था कहा जाता है। काफिला व्यवस्था क्या था? काफिला व्यवस्था का 2 उद्देश्य था। कौन कौन उद्देश्य था? तो समुद्री डाकुओं से व्यापारियों को रक्षा करना, मतलब जो भी छोटे छोटे व्यापारी था उससे समुद्री डाकुओं से व्यापारी को क्या करना था? रक्षा करना था। रक्षा देखिए जानबूझ के पुर्तगाली ही अन्य व्यापारी के जहाज को डुबो देता था, इसलिए कि नहीं डुबाएंगे तो व्यापारी को डर नहीं लगेगा तो कार्टेज नहीं लेगा। इस कारण से जानबूझ के पुर्तगाली ही मतलब हिंद महासागर में लूटपाट करता था। साथ ही साथ ये जो निषेध व्यापार व्यवस्था चलाया था, जो काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली ही कर सके, इसी काफिला व्यवस्था के माध्यम से वो मतलब अन्य व्यापारी को जहाज को चेक कर लेता था कि कोई व्यापारी काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार तो नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अन्य व्यापारी को सुरक्षा देना रहता था। भारत में पुर्तगालियों के आने से भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। कब किया? 1556 ईस्वी में किया। कहाँ किया? गोवा में किया। उसके बाद जहाज निर्माण केंद्र, भारत में बड़े बड़े जहाज निर्माण का केंद्र लगाया। कहाँ स्थापित किया? गुजरात और कालीकट में। उसके बाद गोथिक स्थापत्य कला। गोथिक स्थापत्य कला जो भवन निर्माण की विधि है। गोथिक स्थापत्य कला क्या है? भवन निर्माण की विधि। अभी जो चर्च देखते हैं जिस कला में, जिस स्थापत्य कला में बनल रहता है उसी को कहा जाता है गोथिक स्थापत्य कला। साथ ही साथ भारत का जापान के साथ व्यापारिक संबंध,
पहले भारत और जापान के बीच में व्यापारिक संबंध नहीं था, लेकिन पुर्तगालियों के आने से पुर्तगाली के द्वारा ही भारत और जापान के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित किया जाता है। साथ ही साथ तंबाकू की खेती की शुरुआत कौन करता है भारत में? पुर्तगाल ही करता है। कब करता है? 1605 ईस्वी में करता है। किसके समय में करता है? जहांगीर के समय में करता है। साथ ही साथ पुर्तगाली लोग चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में देखिएगा, अभी अभी के वर्तमान में कहा है? बांग्लादेश में स्थित है। उसे महान बंदरगाह कहकर संबोधित किया था। तो पूछेगा किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहकर संबोधित किया था? तो चटगांव बंदरगाह। साथ ही साथ आलू, मक्का, पपीता, काजू, संतरा, लीची, अनानास लेकर भारत कौन आया था? पुर्तगाली आया था। खास करके पुर्तगाल से नहीं लाया था, अन्य क्षेत्र से पुर्तगालियों के द्वारा ही ये सब वस्तु भारत लाया गया था। पुर्तगालियों का पतन क्यों हो जाता है? तो पुर्तगाली जो था धार्मिक कट्टरता 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर को तोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ स्पेन के द्वारा पुर्तगाल पर अधिकार हो गया। स्पेन देश देखे थे, स्पेन जो है पुर्तगाल पर अधिकार कर लेता है। साथ ही ब्राजील का खोज कर लेता है, तो पुर्तगाली का सर्वाधिक ध्यान ब्राजील की ओर चल जाता है। साथ ही साथ समुद्री लूटपाट करता था पुर्तगाली। पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन से कंपनी जो है लूटपाट करता था? तो पुर्तगाली लूटपाट करता था। उसके बाद शाहजहां के द्वारा मतलब शाहजहां से 1632 ईस्वी में शाहजहां और पुर्तगाली के बीच में संघर्ष हुआ था। उसी संघर्ष में शाहजहां के द्वारा हुगली से पुर्तगालियों को पीट के भगा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था पतन का, अन्य यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है। अन्य यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से पुर्तगाली उतना शक्तिशाली नहीं रह जाता है जितना अन्य यूरोपीय कंपनी शक्तिशाली रहता है। आगे की क्लास देखिए, आगे समझते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए डच किसको कहा जाता है? तो उस समय डच का नाम था हॉलैंड, मतलब डच जहां के जिस देश के थे उस देश का नाम था हॉलैंड, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड देश आपको मैप में दिखाए थे। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को ही क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। उसके बाद प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हॉटमैन 1595-96 ईस्वी में पहला डच यात्री था जो पूर्वी द्वीप समूह के साथ साथ भारत का यात्रा करता है। सबसे पहले वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए सुमात्रा पहुंचता है और सुमात्रा में बांटम के राजा के साथ संधि करता है। उसके बाद 1600 जब यहाँ से लौट के जाता है तब वहां पे डच मतलब नीदरलैंड या हॉलैंड में 1602 ईस्वी में डच कंपनी का स्थापना होता है। कब स्थापना होता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? 1602 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? वहां के डच के संसद के द्वारा किया जाता है। उसका नाम क्या रखा जाता है? बिरंग दे ओस्ट इंडीसे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? बिरंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी, जिसे शॉर्ट में VOC भी कहा जाता है। बाद में इसका मतलब इस कंपनी में और सारा कंपनी को शामिल करके इसका नाम हो जाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसका नाम क्या हो जाता है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जब इस कंपनी का स्थापना हुआ तो इसमें कुल पूंजी कितना लगाया गया था? तो 65 लाख गिल्डर लगाया गया था। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ इसमें कुल पूंजी कितना लगाया गया था? 65 लाख गिल्डर। गिल्डर उस समय वहां के मुद्रा का नाम था, मतलब नीदरलैंड के मुद्रा का नाम क्या था उस समय? गिल्डर। यह कंपनी शेयर धारक वाली कंपनी थी। शेयर धारक वाली कंपनी कहने का मतलब इसमें वहां का अन्य लोगों के मतलब सरकार के साथ साथ वहां के लोगों को भी मतलब पैसा लगाने का अनुमति था कि पैसा लगा सकता है, मतलब शेयर खरीद सकता है। शेयर आप लोग समझते होंगे, शेयर खरीद सकता है। जिस कारण इसे सहकारिता पर आधारित कंपनी भी कहा जाता है। सहकारिता कहने का मतलब कार्टेल पर आधारित। पूछेगा सहकारिता पर आधारित कंपनी कौन सी थी? तो बोलेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये अपने मतलब नागरिकों को वादा किया था, जो इसमें पैसा लगाया था उससे वादा किया था कि अगले 200 वर्षों तक जितना भी मुनाफा होगा मतलब अधिकतम मुनाफा देंगे। इस कारण वहां के लोगों के द्वारा इसमें पैसा लगाया गया था। साथ ही साथ इस कंपनी पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण था। इस कंपनी पर पूरी तरह से किसका नियंत्रण था? सरकार का नियंत्रण था। जब इस कंपनी का स्थापना हुआ तो इस कंपनी को बहुत सारा अधिकार दिया गया। क्या क्या अधिकार दिया? बोला भारत व पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों तक व्यापार करने का अनुमति दिया था। बाद में व्यापार करने की अनुमति को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन शुरुआती समय में कितने वर्ष तक व्यापार करने की अनुमति दिया गया था? 21 वर्षों तक। साथ ही साथ इस कंपनी को व्यापार के साथ साथ युद्ध करने का, संधि करने का, कोई क्षेत्र जीतने का और किला बनाने का अधिकार दिया गया था। क्यों युद्ध करने का? क्योंकि पहले से पता था, पहले से यहाँ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचा हुआ था। अगर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पहुंचा है तो जब डच जाएगा वहां तो वहां युद्ध होगा, तो युद्ध करना है और अन्य राजा महाराजा के साथ संधि भी करना है, क्षेत्र भी जीतना है और किला भी बनाना है। तो ये सब अधिकार दिया गया था। इस कंपनी का संचालन किसके द्वारा किया जाता था? इस कंपनी का संचालन 17 सदस्यों के एक बोर्ड के द्वारा किया जाता था। इस कंपनी का संचालन 17 सदस्यों के एक बोर्ड के द्वारा किया जाता था, जिसे जेंटलमैन 17 के नाम से जाना जाता था या भद्रजन 17 के नाम से। तो पूछेगा किस कंपनी का संचालन जेंटलमैन 17 या भद्रजन 17 के
नाम से किया जाता था। तो आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोलना है। डच प्रारंभ में इंडोनेशिया में गया था, मतलब इंडोनेशिया में व्यापार कर रहा था और खास करके मसाला का व्यापार कर रहा था। तो डच प्रारंभ में इंडोनेशिया में केंद्रित था और मसाला का व्यापार करता था। 1605 ईस्वी में डच जो है पुर्तगालियों को पराजित करके अम्बायान, इंडोनेशिया में एक जगह है अम्बायान, और मसाला द्वीप पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों से मतलब डच जो है अम्बायान और मसाला द्वीप छीन लिया। अम्बायान और मसाला द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लौंग और जायफल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौंग और जायफल के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद भारत में डच का प्रथम फैक्ट्री 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वादेर हेग के द्वारा कहाँ किया गया? मछलीपट्टनम में किया गया। तो 1605 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना कहाँ हुआ? मछलीपट्टनम में हुआ। और यहाँ नील का निर्यात करता था। डच क्या चीज का निर्यात करता था? नील का निर्यात करता था। 1610 ईस्वी में पुलिकट में फैक्ट्री का स्थापना करता है। साथ ही साथ यहाँ से वस्त्रों और बारूद का व्यापार करता था। पुलिकट में कब फैक्ट्री का स्थापना किया? 1610 ईस्वी में। पुलिकट डच का मुख्यालय बना था। पुलिकट जो है डच का मुख्यालय 1690 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद नागपट्टनम को डच के द्वारा मुख्यालय बनाया गया था। पुलिकट में डच गेल्डिया का किला का निर्माण करवाया था। तो पूछता है गेल्डिया का किला डच के द्वारा कहाँ निर्माण करवाया गया था? तो आपको बोलना है पुलिकट में करवाया गया था। पुलिकट में डच टकसाल का स्थापना करवाया था। टकसाल, यहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उस जगह को क्या कहा जाता है? टकसाल कहा जाता था। तो टकसाल का स्थापना कहाँ करवाया गया था? डच के द्वारा पुलिकट में करवाया गया था। और यहाँ पैगोडा नामक सिक्का ढालता था। कौन सा सिक्का ढालता था? पैगोडा। पैगोडा क्या चीज से, मतलब कौन सी धातु से बनाया जाता था? सोना से बनाया जाता था। तो सोना से बनने वाला सिक्का था क्या? पैगोडा। तो पैगोडा क्या था? सिक्का था। कौन सी धातु से बनता था? तो सोना से बनता था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो डच के द्वारा चलाया गया था। कहां से चलाया गया था? पुलिकट से। फिर डचों के द्वारा भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। साथ ही साथ अफीम का निर्यात भी किया जाता था। तो भारत में डच कौन कौन सी वस्तु का निर्यात करता था? तो नील का निर्यात, सोरा का निर्यात, सूती वस्त्र और अफीम का निर्यात करता था डच। साथ ही सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है, भारत से सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डच को दिया जाता है। उससे पहले पुर्तगाली आया था, तो पुर्तगाली मसाला का व्यापार करता था, लेकिन भारत में सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डच को दिया जाता है। उसके बाद 1619 ईस्वी में पुर्तगालियों से जकार्ता को जीत लेता है। मतलब पुर्तगाली का अधिकार था जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पे पुर्तगालियों का अधिकार था। उससे जकार्ता जीत लेता है और वहां डच के द्वारा एक शहर का निर्माण करवाया जाता है। उस शहर का नाम है वेटविया। उस शहर का नाम क्या है? वेटविया। एशिया में डचों का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? वेटविया। तो ये बात आपको याद रखना है। यह बात आपको याद रखना है कि एशिया में डचों का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? तो वेटविया था। यहाँ इसका प्रमुख केंद्र था। फिर बंगाल में डच की प्रथम फैक्ट्री पिपली कब स्थापित करता है? 1627 ईस्वी में। तो पूछा जाता है बंगाल में डच की प्रथम फैक्ट्री कौन था? पिपली था। कब स्थापित करता है? 1627 ईस्वी में। पटना में 1632 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित करता है। पटना में कब स्थापित करता है? 1632 ईस्वी में। यहाँ से सूती वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम का निर्यात करता था। कौन कौन सी वस्तु का निर्यात करता था? सूती वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम का निर्यात किया जाता था यहाँ से। फिर 1653 ईस्वी में चिंसुरा में डच के द्वारा किले का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1653 ईस्वी में। कहा? चिंसुरा। चिंसुरा कहाँ है? हुगली। हुगली मतलब कलकत्ता में किला का निर्माण करवाया गया। उस किला का नाम क्या था? गुस्तावुस फोर्ट। गेल्डिया का किला पुलिकट में और गुस्तावुस फोर्ट चिंसुरा में। यह बात आपको याद रखना है। फिर 1658 ईस्वी में पुर्तगालियों से सिलोन द्वीप छीन लेता है। सिलोन मतलब श्रीलंका। श्रीलंका छीन लेता है पुर्तगालियों से। कौन छीन लेता है? डच। फिर कोलाचेल का युद्ध होता है 1741 ईस्वी में। कोलाचेल का युद्ध होता है। डच और उस समय त्रावणकोर के राजा रहता है मार्तन वर्मा। त्रावणकोर का राजा मार्तन वर्मा और डचों के बीच में कोलाचेल का युद्ध होता है, लेकिन त्रावणकोर के राजा मार्तन वर्मा डचों को पराजित कर देता है। मतलब डचों के युद्ध में हरा देता है और राजा मार्तन वर्मा युद्ध जीत जाता है। उसके बाद डच और अंग्रेज के बीच में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा जगह है बंगाल में। कोलाचेल कहाँ है? केरल में स्थित है। कोलाचेल केरल में और बेदरा कहाँ है? बंगाल में। बेदरा बंगाल में। तो बेदरा का युद्ध होता है 25 नवंबर 1759 ईस्वी को। बेदरा का युद्ध होता है किसके किसके बीच में? डच और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव, जिससे पहले 1757 ईस्वी जो प्लासी का युद्ध का भी नेतृत्व कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में डच का निर्णायक रूप से हार होती है। डच यहाँ बहुत सारा क्षेत्र हार जाता है अंग्रेज से। उसके बाद डच अंतिम रूप से पूछेगा डच भारत से कब चल जाता है? तो 1824 ईस्वी में डच अंतिम रूप से भारत से चला जाता है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को समझते हैं।
1599 ईस्वी में ब्रिटेन का एक व्यापारिक समूह जिसे मर्जेंट एडवेंचर के नाम से जाना जाता है, वो विख्यात व्यापारिक समूह था। इन्होंने ही पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्जेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी का स्थापना करता है। तो कब कंपनी का स्थापना करता है? 1599 ईस्वी में। किसके द्वारा? मर्जेंट एडवेंचर द्वारा। मर्जेंट एडवेंचर कौन है? व्यापारी का समूह। उसी के द्वारा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्जेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम से एक कंपनी का स्थापना करता है। इसी कंपनी को के साथ भारत इसी कंपनी के साथ भारत आता है, और बाद में और सारा कंपनी ब्रिटेन का भारत आता है, और सभी कंपनी को मिला के 1835 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का नाम कर देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। मर्जेंट एडवेंचर व्यापारिक समूह के द्वारा ही जॉन मिडेन हॉल को भारत भेजा था। 1599 ईस्वी में जॉन मिडेन हॉल भारत आता है। तो स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था जॉन मिडेन हॉल। जॉन मिडेन हॉल अकबर के दरबार में जाता है कुछ व्यापारिक छूट मांगने के लिए, कुछ व्यापारिक अनुमति मांगने के लिए, लेकिन व्यापारिक अनुमति नहीं मिलता है। इसके कारण जॉन मिडेन हॉल वापस लौट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? इस कंपनी को ब्रिटेन के महारानी की तरफ से एशियाई देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिलता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी किया। इसे पूर्वी एशियाई देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। तो क्या हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा इस कंपनी को एक चार्टर जारी करके 15 वर्षों का पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। इस कंपनी में कुल 217 साझेदार था। कुल कितना साझेदार था? 217। उसमें एक महारानी एलिजाबेथ भी शामिल थी। इस कंपनी का संचालन 26 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से किया जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल कितना सदस्य था? 26 सदस्य था। उसमें एक निदेशक, एक उप निदेशक और 24 अन्य सदस्य होते थे। महारानी एलिजाबेथ का निधन हो जाता है 1603 ईस्वी में। उसके बाद वहां का राजा बनता है जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम 1609 ईस्वी में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे अनिश्चित, जो 15 वर्षों का मिला था शुरुआती समय, उसे अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक अधिकार दे दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 1609 ईस्वी में। किसके द्वारा दिया जाता है? तो जेम्स प्रथम के द्वारा। जेम्स प्रथम कब ब्रिटेन का राजा बनते हैं? तो 1603 ईस्वी में। कब ब्रिटेन का राजा बनते हैं? तो 1603 ईस्वी में। फिर जेम्स प्रथम अपना दूत बनाकर हॉकिंस को भारत भेजता है 1608 ईस्वी में। और जब दूत बनाकर हॉकिंस को भारत भेजता है तो जेम्स प्रथम हॉकिंस को एक पत्र भी देता है, और वो जो पत्र रहता है वो अकबर के नाम से पत्र रहता है। लेकिन अकबर का निधन हो गया रहता है 1605 ईस्वी में, और अकबर के निधन के बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर यहाँ का शासक बनता है भारत में। मुगल का शासक कौन बनता है? जहांगीर बनता है। तो पत्र आता है अकबर के नाम से, लेकिन यहाँ शासक कौन रहता है? बादशाह कौन रहता है? जहांगीर। तो जेम्स प्रथम का दूत बनकर हॉकिंस कब भारत आता है? तो 1608 ईस्वी में। कौन सी जहाज से भारत आता है? तो हेक्टर नामक जहाज से। अनजहाजी बेड़ा जो था, हेक्टर एक जहाज का बेड़ा था, उसे हेक्टर नाम दिया गया था, और दूसरा जहाजी बेड़ा था उसे रेड ड्रैगन नाम दिया गया था। हॉकिंस के साथ साथ एक विलियम फिंच नामक व्यक्ति भी, विलियम फिंच नामक अंग्रेज भी भारत आता है। यही विलियम फिंच था जो जहांगीर और अनारकली के प्रेम कथा का वर्णन करता है विलियम फिंच अपने पुस्तक में। हॉकिंस को क्यों भारत भेजा गया था? तो हॉकिंस फारसी और उर्दू का जानकार था, साथ ही साथ अंग्रेजी का भी जानकार था। तो फारसी का जानकार था, इसको क्यों भारत भेजा गया था? क्योंकि ये फारसी का जानकार था, और फारसी मुगल का राजकीय भाषा था। जब हॉकिंस भारत आता है तो फारसी में बात करता है, जहांगीर से फारसी में बात करता है। हॉकिंस जहांगीर के किस दरबार में उपस्थित होता है? तो जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित होता है, और वहां पे जहांगीर से फारसी भाषा में बात करता है। जहांगीर इससे खुश हो जाता है, उसे व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे देता है, 400 का मनसब देता है जहांगीर, और इंग्लिश खां का उपाधि देता है। क्यों इंग्लिश खां का उपाधि देता है? खासी अंग्रेजी अंग्रेज था और फारसी भाषा बोलता था, जिस कारण इसे इंग्लिश खां का उपाधि देता है। इसे ही फिरंगी खां का उपाधि दिया जाता है। लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेम्स प्रथम का दूत बन के भारत आने वाला अंग्रेज कौन था? हॉकिंस था। किस जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से। हेक्टर का ही दूसरा जहाज भी था, उसको रेड ड्रैगन कहा गया था। हॉकिंस के साथ कौन भारत आया था? तो विलियम फिंच आया था। जहां किसके नाम से पत्र लेके आया था? तो अकबर के नाम से पत्र लेके आया था। लेकिन यहाँ का शासक कौन था? जहांगीर था। जहांगीर के किस दरबार में भारत पहुंचा था? तो जहांगीर के आगरा दरबार में भारत पहुंचा था, और व्यापारिक अनुमति मांगा
व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति माना, कोठी खोलने का अनुमति मिल भी गया और साथ ही साथ इसे 400 का मनसब और इंग्लिश खा का उपाधि दिया गया और अनुमति मिला। और प्रथम फैक्ट्री जो है सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित किया। देखिए 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री खोलने का अनुमति मिल जाता है, फैक्ट्री बनाना शुरू कर देता है, लेकिन होता क्या है वहां पे जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव ज्यादा रहता है, तो पुर्तगालियों के दबाव में आकर जहांगीर जो अपना अनुमति था वो अनुमति वापस ले लेता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद स्वाली का युद्ध होता है, 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है। 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है, किसके किसके बीच में होता है? अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहा था कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट जो है पुर्तगाली को हरा देता है, पुर्तगाली को हरा देता है। स्वाली जगह कहाँ है? सूरत में स्थित है। इससे जहांगीर समझ जाता है कि अंग्रेज पुर्तगालियों से ज्यादा शक्तिशाली है और जहांगीर फिर 1613 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति दे दिया जाता है। तो ये कहानी आप समझ गए होंगे। फिर सेकेंड फैक्ट्री जो है 1611 ईस्वी मछलीपट्टनम में। देखिए ये भारत का मैप है। सूरत आपको यहाँ पे मिलेगा, सूरत आपको यहाँ पे मिलेगा और मछलीपट्टनम यहाँ पे स्थित है। तो पश्चिमी तट पे स्थित अंग्रेज का प्रथम फैक्ट्री था सूरत और पूर्वी तट पे स्थित अंग्रेज का प्रथम फैक्ट्री था मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित करता है। उसके बाद फिर जेम्स प्रथम, हॉकिंस को ज्यादा मतलब व्यापारिक छूट नहीं मिलता है, तो फिर कुछ दिनों के बाद जेम्स प्रथम अपना अगला राजदूत बना के टॉमस रो को भेजता है। किसको भेजता है? टॉमस रो को। कब भेजता है? 1615 ईस्वी में। टॉमस रो का बुक का नाम है पूर्वी द्वीपों का यात्रा। पूर्वी द्वीपों का यात्रा किसका पुस्तक है? टॉमस रो का पुस्तक है। ये आता है कहा? जहांगीर के अजमेर दरबार में। जहांगीर के किस दरबार में आता है? अजमेर दरबार में। और ये मुगल क्षेत्र में व्यापार करने का और कोठी खोलने का अनुमति मांगता है जहांगीर से। इसको कुछ अनुमति मिलता है और कुछ अनुमति नहीं मिलता है। उसके बाद जब कुछ अनुमति नहीं मिलता है फिर भी अंग्रेज अपना व्यापार मतलब धीरे धीरे चलाता है। उसके बाद 1632 ईस्वी में इसे अंग्रेजों को सुनहरा फरमान मिलता है, जिसे गोल्डन फरमान कहा जाता है। सुनहरा फरमान अंग्रेजों को कहां से मिलता है? कौन देता है? तो गोलकुंडा का शासक रहता है अब्दुल्ला कुतुब शाह। गोलकुंडा का शासक कौन रहता है? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह बोलता है अंग्रेज को कि आप 500 पैगोरा आपको बताए थे कि सिक्का है, सोना का सिक्का है, तो बोला 500 पैगोरा प्रतिवर्ष दीजिए और गोलकुंडा के समस्त क्षेत्र में आप व्यापार करने का मतलब अनुमति दे देता है। 500 पैगोरा देने से गोलकुंडा के समस्त क्षेत्र में व्यापार करने का अनुमति मिल जाता है। इसी अंग्रेज के लिए सुनहरा फरमान कहा जाता है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था बालासोर उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में यहाँ देखिएगा पूर्वी भारत उड़ीसा है, यहाँ पे बालासोर है, वहां पे 1633 ईस्वी में अंग्रेज अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है। फिर अंग्रेज देखेंगे कि किस तरह भारत में अपना मद्रास प्रेसिडेंसी, किस तरह बॉम्बे प्रेसिडेंसी और किस तरह बंगाल प्रेसिडेंसी का स्थापना करता है। उसमें सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का स्थापना करेगा, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का स्थापना, उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी का स्थापना। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का स्थापना देखिए 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज, कौन अंग्रेज? फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के उस समय शासक रहता है दमरेला वेंकटरप्पा। चंद्रगिरी का शासक कौन रहता है? दमरेला वेंकटरप्पा से मद्रास पट्टे पर लेता है। पट्टे पर मतलब लीज पे लेता है, मद्रास लीज पे लेता है और कुछ दिनों के बाद मद्रास पर अधिकार कर लेता है और वहां एक किला बनाता है और उस किला का नाम दिया जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। उस किला का नाम क्या दिया जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज दिया जाता है, जो कि अंग्रेज का भारत में प्रथम किला था। जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेज का भारत में क्या था? प्रथम किला था। और मद्रास में इसी के तहत मद्रास प्रेसिडेंसी का स्थापना होता है और आधुनिक मद्रास का संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को कहा जाता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब कैसे अंग्रेज के पास है? तो 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज चंद्रगिरी के शासक दमरेला वेंकटरप्पा से मद्रास पट्टे पर लेता है, लेकिन बाद में मद्रास पर अधिकार कर लेता है। वहां पे एक किला का निर्माण करता है, उस किला को कहा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला और यह अंग्रेज का भारत में प्रथम किला था और फ्रांसिस डे को ही आधुनिक मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। अब समझेंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी किस तरह अंग्रेज के पास आता है। होता क्या है? 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकंड का शादी होता है, मतलब विवाह होता है। इस विवाह से पुर्तगाल जो है दहेज स्वरूप बॉम्बे दे देता है अंग्रेज को। तो अंग्रेजी राजकुमार के पास चल जाता है, अंग्रेजी राजकुमार के पास चल जाता है क्या चीज? बॉम्बे चल जाता है अंग्रेजी राजकुमार के पास। कुछ दिनों के बाद मतलब ब्रिटेन के राजा जो चार्ल्स सेकंड रहता है 1668 ईस्वी में बॉम्बे दे देता है अंग्रेजी कंपनी को
अंग्रेजी कंपनी को 1668 ईस्वी में बम्बई मिल गया। 1668 ईस्वी में बम्बई किसको मिल गया? अंग्रेजी कंपनी को। उसके बदले में उसे 10 पाउंड का वार्षिक किराया दिया, मतलब उसके बदले में बोला था 10 पाउंड आपको वार्षिक किराया देना है। साथ ही साथ 1687 ईस्वी में बम्बई को अंग्रेजी कंपनी 1687 ईस्वी में बम्बई को अंग्रेजी कंपनी अपना मुख्यालय बनाता है। और बम्बई का संस्थापक किसे कहा जाता है? गेराल्ड अंगियार को कहा जाता है। सूरत के जगह बम्बई को अपना मुख्यालय 1687 ईस्वी में बनाता है। और बम्बई का संस्थापक किसे कहा जाता है? गेराल्ड अंगियार को। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आगे हम समझते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी कैसे मतलब अंग्रेज के पास है। देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी किस तरह अंग्रेज के अधिकार क्षेत्र में आया। ये 1651 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार था शाहशुजा। शाहशुजा ने अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। उसे निशान कहा गया। तो निशान कब अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? तो 1651 ईस्वी में। कौन दिया? तो बंगाल का सूबेदार उस समय था शाहशुजा। वहां ब्रिजमैन नामक अंग्रेज ने हुगली में कोठी का भी स्थापना करवाया था। फिर 1686 ईस्वी में क्या होता है? अंग्रेज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच में एक झड़प होता है, एक संघर्ष होता है बंगाल में। उसमें अंग्रेज को बंगाल से पीट के भगा दिया जाता है। उसके बाद एक अंग्रेज आता है जॉब चार्नक जाता है औरंगजेब के पास, क्षमा याचना मांगता है। और क्षमा याचना मांगने के बाद उसे अंग्रेज को माफ कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और फिर से बंगाल में व्यापार करने का अनुमति मिल जाता है। 1698 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार रहता है अजीमुस्सान। औरंगजेब का पोता है अजीमुस्सान। अजीमुस्सान से 1200 रुपया में सूतानती, गोविंदपुर और कालीकाता नामक 3 गांव की जमींदारी लेता है। 3 गांव का जमींदारी मिल जाता है। इन्हीं तीनों गांव को मिला के 1698 ईस्वी में जॉब चार्नक के द्वारा कोलकाता का नींव रखी जाती है। जिस कारण कोलकाता का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जॉब चार्नक को कहा जाता है। तो कोलकाता का नींव रखा जाता है। यहाँ पर एक किले का निर्माण किया जाता है। उस किला का नाम दिया जाता है फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है चार्ल्स आयर को। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जॉब चार्नक को कहा जाता है। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। तो अंग्रेज का पहला प्रेसिडेंसी नगर किसे घोषित किया? कोलकाता को। और 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। देखते हैं 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार होता है, उसके बाद 1912 से अंग्रेज का मतलब ब्रिटिश भारत का राजधानी दिल्ली हो जाता है। तो कलकत्ता कब से कब तक रहा? तो 1774 से लेकर 1911 तक। फिर देखिए 1715 ईस्वी में सरमन मिशन फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचता है। फर्रुखसियर कौन था? तो मुगल बादशाह था फर्रुखसियर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन के बाद मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह बनता है। जहांदार शाह प्रथम के बाद फर्रुखसियर बनता है 1713 ईस्वी में, और 1719 ईस्वी तक रहता है। तो 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर के दरबार में जाता है एक अंग्रेज का मिशन, जिसे सरमन मिशन के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 सदस्य रहता है। वो जॉन सरमन रहता है, एक हैमिल्टन रहता है, एक ख्वाजा सेहूर्द रहता है। जॉन सरमन को इसका अध्यक्ष रहता है, हैमिल्टन शल्य चिकित्सक रहता है, और ख्वाजा सेहूर्द द्विभाषी रहता है, मतलब एक दूसरे भाषा को ट्रांसलेट करने वाला। फर्रुखसियर को एक फोड़ा हो गया रहता है। वो फोड़ा से फर्रुखसियर बहुत पीड़ित रहता है। जब हैमिल्टन जाता है उस फोड़ा को मतलब ऑपरेशन के माध्यम से ठीक कर देता है। उसके बाद फर्रुखसियर खुश होकर अंग्रेज को मतलब व्यापार करने का बहुत सारा अधिकार देता है। क्या क्या अधिकार देता है? तो बोलता है 3000 रुपया का वार्षिक कर देकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर सकता है। मतलब 3000 रुपया प्रति वर्ष दीजिए और बिहार, बंगाल, उड़ीसा में व्यापार करिए। फिर 10,000 रुपया प्रति वर्ष देकर सूरत में व्यापार कर सकता है। और बंबई में चांदी और तांबा का सिक्का ढालने का अनुमति मिलता है, और उस सिक्का को मुगल क्षेत्र में चलाने का भी अनुमति मिलता है। ये सब बड़ा बड़ा अधिकार मिलता है। इसी अधिकार को देखते हुए ओम्स कौन है? ब्रिटिश इतिहासकार है। ओम्स बोलता है ये तो कंपनी का क्या है? मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा, जब भी कोई बड़ा अधिकार मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनमार्क के लोग को डेनिश कहा जाता है। डेनमार्क आपको बताया था, डेनमार्क के लोग को क्या कहा जाता है? डेनिश कहा जाता है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? 1616 ईस्वी में होता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। डेनिश अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाता है? तो 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार तमिलनाडु में लगाता है। उसके बाद सेरामपुर बंगाल में डेनिश का बंगाल में डेनिश का फैक्ट्री कौन रहता है? सेरामपुर रहता है, जो 1676 में स्थापित करता है। डेनिश भारत में अपना
वर्चस्व या अपना अधिकार नहीं बना पाता है, जिस कारण 1700 मतलब भारत में व्यापार करने में सफल नहीं हो पाता है डेनिश। इस कारण से 1745 ईस्वी में ब्रिटेन के हाथों अपना सारा फैक्ट्री बेच के चला जाता है। तो डेनिश कब चला जाता है? 1745 ईस्वी। ब्रिटेन के हाथों सब अपना फैक्ट्री बेच लेता है और चला जाता है। उसके बाद फ्रांसीसी के बारे में समझते हैं। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से होता है। तो आपको पूछा जाता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? तो 1664 ईस्वी में होता है। उसमें फ्रांस का राजा था लुई 14वां था। लुई 14वां किस वंश से संबंधित है? बुर्बो वंश से संबंधित है। उसका मंत्री था कोलबर्ट, उसी के प्रयास से होता है। उस कंपनी का नाम क्या था? द कंपनी इंडिसे ओरिएंटल। फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या था? द कंपनी इंडिसे ओरिएंटल। पूरी तरह से फ्रांस सरकार की कंपनी था, मतलब पूरी तरह से सरकारी कंपनी था ये। फ्रैंको केरो प्रथम मतलब फ्रांसीसी व्यक्ति है। फ्रैंको केरो, उसे भारत भेजा जाता है और इसी के प्रयास से 1667 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाया जाता है। फ्रांसीसियों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला जाता है? भारत में, सूरत में खोला जाता है। और दूसरा फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में खोला जाता है। दूसरा फैक्ट्री कहाँ खोला जाता है? तो मछलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में खोला जाता है। 1672 ईस्वी में दी लाहे फ्रांसीसी व्यक्ति है, दी लाहे। यह प्रयास करता है क्या कि सूरत और मछलीपट्टनम में अंग्रेज और डच व्यापार करते रहता है। इस कारण इसका फैक्ट्री मतलब इसका व्यापार उतना फल फूल नहीं रहा था। तो इस कारण से ये अपना नया क्षेत्र ढूंढता है। फ्रांसीसी नया क्षेत्र कहाँ ढूंढता है? सेंट थोमे में दी लाहे 1772 ईस्वी में फैक्ट्री लगाने का प्रयास करता है, लेकिन वहां का स्थानीय राजा मतलब कर्नाटक के क्षेत्र में आता है सेंट थोमे। कर्नाटक के राजा के साथ इसका मतलब झड़प हो जाता है और इसको यहाँ से मतलब निकाल दिया जाता है। ये फैक्ट्री लगाने में असफल हो जाता है। उसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी व्यक्ति है। फ्रांसिस मार्टिन बेलिकोंडापुरम आपको जगह मिलेगा तमिलनाडु में। वहां का स्थानीय शासक था शेर खालोदी। बेलिकोंडापुरम के सूबेदार था शेर खालोदी से कुछ गांव प्राप्त करता है और इस गांव को कलांतर में जाके पंडुचेरी नाम से एक नगर का स्थापना करता है, मतलब पंडुचेरी का स्थापना करता है। किसके द्वारा किया जाता है? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। और पंडुचेरी को ही फ्रांसीसी अपना मुख्यालय बनाता है और इसका पंडुचेरी का प्रथम गवर्नर बनता है फ्रांसिस मार्टिन को फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो फ्रांसिस मार्टिन को कहा जाता है। उसके बाद पंडुचेरी में फ्रांसीसियों के द्वारा एक किला का निर्माण किया जाता है, उसे फोर्ट लुई नाम दिया जाता है। पंडुचेरी में फ्रांसीसियों के द्वारा एक किला का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? फोर्ट लुई कहा जाता है। 1673 ईस्वी में अब फ्रांसीसी बंगाल पहुंचता है और बंगाल का सूबेदार उस समय रहता है शाइस्ता खां। बंगाल का सूबेदार 1673 ईस्वी में कौन रहता है? शाइस्ता खां से चंद्रनगर प्राप्त करता है और चंद्रनगर प्राप्त करके वहां एक किले का निर्माण करता है। उस किले का नाम है फोर्ट ओरलियंस। उस किले का नाम क्या है? फोर्ट ओरलियंस। फिर 1693 ईस्वी में डच और फ्रांसीसियों के बीच में यूरोप में संघर्ष होता है। इसके कारण भारत में भी संघर्ष होता है। डच जो है फ्रांसीसियों से पंडुचेरी छीन लेता है। 1693 ईस्वी में पंडुचेरी छीन लेता है, लेकिन पुनः 1697 ईस्वी में रिजविक के संधि के द्वारा पुडुचेरी वापस कर दिया जाता है। फिर फ्रांसीसियों के द्वारा देखिएगा 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया जाता है। 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर स्थित माहे पर अधिकार कर लिया जाता है और तमिलनाडु में स्थित कराईकल पर 1739 ईस्वी में अधिकार कर लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है कौन? डुप्ले कब आता है फ्रांसीसी गवर्नर बनकर? 1742 ईस्वी में। और डुप्ले का ही प्रयास रहता है कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का क्या किया जाए? भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का स्थापना किया जाए। डुप्ले का ही प्रयास रहता है कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का स्थापना किया जाए। आगे का क्लास हम देखते हैं। देखिए फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आता है डुप्ले कब फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है? 1742 ईस्वी में। 1742 से लेकर 1754 ईस्वी तक आता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। डुप्ले जब भारत आया तो धीरे धीरे इसका महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, जिसके कारण ये भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसकी जानकारी सबसे पहले मैकाले के बारे में देखेंगे। अंग्रेज व्यक्ति था मैकाले। भारत में प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष रहा था मैकाले के अनुसार डुप्ले प्रथम व्यक्ति है जिसने यह अनुभव किया है कि भारत में यूरोपीय साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। मतलब डुप्ले के दिमाग में सबसे पहले आया कि भारत में यूरोपीय साम्राज्य का स्थापना किया जा सकता है। यह बात किसने बोला था? एक अंग्रेज ही बोला था। कौन बोला था? वो मैकाले बोला था। अब देखिए क्या होता है, भारत में अब सर्वश्रेष्ठता का संघर्ष होता है। मतलब एक दूसरे को नीचे दिखाने में मतलब संघर्ष शुरू हो जाता है। फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। और यूरोपीय कंपनी कहाँ गया? तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आया था, तो पुर्तगाली को कमजोर कर दिया कौन? डच। और डच को कमजोर कर देता है कौन? अंग्रेज। अब अंग्रेज और फ्रांस
दो ही शक्तिशाली कंपनी बचा था भारत में। तो इसी के कारण भारत में सर्वश्रेष्ठता के संघर्ष में फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में एक संघर्ष शुरू होता है, जिसे ही कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि क्योंकि कर्नाटक के क्षेत्र में यह युद्ध होता है। इस वाला क्षेत्र में पहले मतलब इस क्षेत्र को कर्नाटक कहा जाता था, यहीं पे युद्ध होता है, जिस कारण इसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक का कुल 3 युद्ध हुआ है। देखिए समझते हैं कर्नाटक के 3 युद्ध कब हुआ है, मतलब कब हुआ है, क्या कारण था, किस संधि के तहत खत्म हुआ और क्या परिणाम निकल के आया। तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध देखिएगा 1746 से 48 ईस्वी के बीच में हुआ है। 1746 से 48 ईस्वी के बीच में प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ है। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, ये भारत का मैप है, दक्षिण भारत, ये देखिएगा कर्नाटक है, ये ऊपर वाला क्षेत्र हैदराबाद है, यहीं पे मद्रास स्थित है। देखिए उस समय मद्रास पे मतलब किसका अधिकार था? अंग्रेज का अधिकार था। और मद्रास का गवर्नर था मार्स। मद्रास का गवर्नर कौन था? मार्स। और पुडुचेरी मद्रास के नीचे में स्थित है पुडुचेरी। पुडुचेरी का गवर्नर कौन था? अभी ये बताया डुप्ले, 1742 में गवर्नर बन के आता है, तो पुडुचेरी का गवर्नर था डुप्ले। इधर देखिएगा भारत के पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ मेडागास्कर, मेडागास्कर के आगे देखिएगा यहाँ दिखाए थे मॉरिशस। मॉरिशस में अधिकार किसका था? तो आपको बताए थे मॉरिशस में अधिकार 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। तो मॉरिशस में फ्रांसीसी का गवर्नर था लाबुर्द ने। होता क्या है, क्यों मतलब प्रथम कर्नाटक का युद्ध शुरू होता है, कारण क्या है? तो अस्टिया के उत्तराधिकार के युद्ध से कहा है। अस्टिया में देखिए, अस्टिया में राजा मर जाने से वहां ब्रिटेन और फ्रांस अपने अपने मतलब चाहने वाले को राजा बनाना चाहते थे, जिस कारण यूरोप में जो है युद्ध शुरू हो गया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। अब जहां जहां ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी है वहां वहां इन दोनों आपस में युद्ध करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका तात्कालिक कारण, एक तो ये कारण है तात्कालिक कारण कि मतलब युद्ध शुरू हो जाता है। तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज मतलब भारत में अंग्रेज को सहायता देने के लिए ब्रिटेन से एक अंग्रेज बर्नेट के नेतृत्व में कुछ जहाज भेजा जाता है। जब बर्नेट यहाँ आता है तो आते ही कुछ फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया जाता है और कुछ जहाज को डुबो दिया जाता है। इसी से फ्रांस और अंग्रेज के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध कहाँ शुरू होता है? तो कर्नाटक के क्षेत्र में शुरू होता है। अब देखिए कर्नाटक का उस समय नवाब था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन से जाके बोलता है कि डुप्ले, देखिए अंग्रेज कैसे कैसा मतलब कर रहा है, लेकिन अनवरुद्दीन उसमें कुछ भाग नहीं लेता है। इसके कारण युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन बाद में होता क्या है कि डुप्ले भी अपनी सहायता के लिए मॉरिशस से लाबुर्दे को बुलाता है। तो लाबुर्दे और डुप्ले मिलकर अंग्रेज के क्षेत्र मद्रास पर अधिकार कर लेता है। जब मद्रास पर अधिकार करने जाता है तो वहां अंग्रेज अनवरुद्दीन को बोलता है, देखिए मद्रास पे अधिकार करने जा रहा है कौन? डुप्ले। तो डुप्ले अनवरुद्दीन को अपने विश्वास में लेता है, बोलता है कि मद्रास आपको जीत के मतलब मद्रास हम जीत के और आपको सौंप देंगे। तो इससे अनवरुद्दीन कहता है ठीक है आप मद्रास में युद्ध करिए। युद्ध करता है, मद्रास जीत भी लेता है। लेकिन मद्रास जीतने के बाद जब अनवरुद्दीन मद्रास मांगने जाता है तो अनवरुद्दीन को मद्रास देने से मना कर देता है कौन? डुप्ले। इसके कारण अनवरुद्दीन अपनी सेना भेजता है डुप्ले से युद्ध करने हेतु। तो सेना भेजता है, उस युद्ध को कहा जाता है सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध कब होता है? 1748 ईस्वी में युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच में। कर्नाटक का नवाब अपने सेना का नेतृत्व अपने पुत्र के हाथ में, मतलब महफूज का उसका पुत्र रहता है, उसके नेतृत्व में भेजा जाता है। और फ्रांसीसी के तरफ से नेतृत्व करता है कैप्टन पैराडाइज। ये दोनों के बीच में युद्ध होता है। कर्नाटक के नवाब के पास समझिए सेना था लगभग 5000 और फ्रांसीसियों के पास लगभग 500 सेना था। 500 की सेना लगभग 5000 की सेना को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। इस युद्ध में कर्नाटक के नवाब का हार हो जाता है और फ्रांसीसियों का क्या हो जाता है? जीत हो जाता है। फिर यह युद्ध खत्म कैसे होता है? प्रथम कर्नाटक का युद्ध तो 1748 ईस्वी में एलासापल का संधि होता है। 1748 ईस्वी में ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में यूरोप में एलासापल का संधि होता है। इस संधि के अनुसार देखिए मद्रास पे कौन अधिकार कर लिया था? मद्रास पे अधिकार कर लिया था फ्रांसीसी, लेकिन मद्रास था किसका क्षेत्र? अंग्रेज का क्षेत्र था। तो मद्रास लौटा दिया जाता है। साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा में एक जगह है लुईबर्ग फ्रांसीसियों का बस्ती था, उस पर अंग्रेज अधिकार कर लेता है। तो वो अंग्रेज के द्वारा फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाता है। तो अंग्रेजों इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को मिल गया और उत्तरी अमेरिका में स्थित लुईबर्ग फ्रांसीसियों को मिल गया। इससे परिणाम क्या निकल के आया इस युद्ध से? इस युद्ध से यह परिणाम निकल के आया कि इस युद्ध में भारतीय राजाओं की कमजोरी का उजागर कर दिया। कैसे भारतीय राजा की कमजोरी को उजागर कर दिया? देखिए सेंट थोमे का युद्ध हुआ था, इसमें भारतीय राजा और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसमें भारतीय राजाओं का पहली बार क्या हुआ? हार हुआ। इसी से पता चल गया कि भारतीय राजा जो है
उतना शक्तिशाली नहीं है। तो पहली बार पता चला कि यह युद्ध में भारतीय राजाओं का क्या हुआ, कमजोरी का पता चला। तो आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध में 1746-47 के बीच में कारण था क्या को अधिकार के युद्ध से प्रभावित। तत्कालिक कारण था अंग्रेजी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज को पकड़कर डुबो दिया जाता है। किस संधि के तहत खत्म होता है, 1747 के असफल के संधि के तहत खत्म होता है। इसी युद्ध से संबंधित है सेंट थोमे का युद्ध, किसके बीच में होता है, फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच में हुआ। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध समझते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है। क्या होता है, हैदराबाद में स्वतंत्र शासन का स्थापना करता है निजाम उल मुल्क, जिसे चिनकिलीज कहा जाता है। आगे की क्लास में हम देखेंगे निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क का निधन हो जाता है 1748 ईस्वी में। जब 1747 ईस्वी में निजाम उल मुल्क का निधन हो जाता है तो निजाम का पुत्र रहता है शौकत जंग, और निजाम का पौत्र रहता है, मतलब पोता रहता है मुजफ्फर जंग। शौकत जंग भी अपना दावेदारी पेश करता है और मुजफ्फर जंग भी अपनी दावेदारी पेश करता है। शुरुआती समय में शौकत जंग नवाब बनता है 1747 से लेकर 1750 तक। एक निजाम का और पुत्र रहता है सलावत जंग। इधर हैदराबाद में भी निजाम के पद के लिए 2 उत्तराधिकार हो गया। उधर कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक में स्वतंत्र सत्ता का स्थापना करता है सादुतुल्ला खान। सादुतुल्ला खान के बाद दोस्त शासन बनता है। दोस्त वहां का नवाब बनता है। दोस्त के बाद अनवरुद्दीन वहां का नवाब बनता है। दोस्त का जब निधन हो जाता है 1740 ईस्वी में, तो अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में दोस्त का पुत्र रहता है अनवरुद्दीन और ये दामाद रहता है चंदा साहब। इसी के बीच में संघर्ष चलते रहता है। जब 1748 में अनवरुद्दीन को फ्रांसीसियों के द्वारा हरा दिया जाता है, तब चंदा साहब को लगता है कि अब हम भी नवाब बन सकते हैं। इसके साथ चंदा साहब मिल जाता है। चंदा साहब भी कर्नाटक में अपनी दावेदारी पेश करता है, और चंदा साहब मिल जाता है किससे मिल जाता है, फ्रांसीसी से चंदा साहब मिल जाता है। और अनवरुद्दीन किससे मिल जाएगा, अंग्रेज से मिल जाता है। क्यों अंग्रेज से, क्योंकि अनवरुद्दीन को तो फ्रांसीसी हराया था, इसलिए फ्रांसीसी से अनवरुद्दीन मिलेगा नहीं तो किससे मिलेगा, अंग्रेज से मिलता है। और क्या होता है 1749 ईस्वी में अंबुर का युद्ध होता है 1749 ईस्वी में। अनवरुद्दीन एक तरफ क्या होता है, डुप्लेस फ्रांसीसी से मिल जाता है चंदा साहब, और फ्रांसीसी से मिल जाता है मुजफ्फर जंग। क्योंकि मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी से क्यों मिलता है, देखता है कि फ्रांसीसी अभी क्या है, मजबूत है। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले तीनों मिलकर अनवरुद्दीन के ऊपर 1749 ईस्वी में आक्रमण कर देता है। इसमें अनवरुद्दीन की हत्या कर देता है और कर्नाटक का नवाब बन जाता है कौन, चंदा साहब। फिर यह तीनों का संयुक्त सेना 1750 ईस्वी में शौकत जंग पर आक्रमण करता है और शौकत जंग का हत्या कर देता है, और वहां का नवाब बन जाता है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग जब नवाब बनता है, इसका हैदराबाद का निजाम बनता है, तो वहां बुस्सी फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व में वहां क्या बनाया जाता है, नवाब बनाया जाता है। लेकिन मुजफ्फर जंग का भी निधन हो जाता है 1751 ईस्वी में, तो फिर सलावत जंग को क्या बनाया जाता है, वहां का निजाम बनाया जाता है। ये सब चल ही रहा था, इतना चल ही रहा था। उसके बाद क्या हो जाता है, देखिए अनवरुद्दीन का पुत्र रहता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाग के चल जाता है त्रिशनापल्ली दुर्ग। त्रिशनापल्ली मतलब आपको तमिलनाडु में स्थित है। त्रिशनापल्ली में शरण ले लेता है और मोहम्मद अली अंग्रेज से सहायता मांगता है। चंदा साहब चाहता है कि मोहम्मद अली का भी हत्या कर दे, इससे ना अनवरुद्दीन का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, हम आराम से शासक बने रहेंगे। लेकिन मोहम्मद अली का सहायता देता है कौन, अंग्रेज। मोहम्मद अली कहाँ छिपा रहता है, त्रिशनापल्ली के दुर्ग में छिपा रहता है। लेकिन किसी तरह चंदा साहब मोहम्मद अली का हत्या करने में असफल रहता है। फिर क्या होता है, त्रिशनापल्ली को घेरे ले रहता है चंदा साहब, और चंदा साहब को मतलब चंदा साहब के पीछे में रहता है अंग्रेज। अब अंग्रेज चाहता है किसी तरह मोहम्मद अली को बचाया जाए, तो अंग्रेज में एक क्लर्क के पद पे रहता है रॉबर्ट क्लाइव। एक सुझाव देता है, क्या सुझाव देता है कि कर्नाटक का राजधानी रहता है अर्काट पर ही क्यों ना आक्रमण किया जाए। और अर्काट पर आक्रमण करता है, और अर्काट को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जीत लिया जाता है, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को हीरो ऑफ अर्काट कहा जाता है। तो अर्काट को जीत लिया जाता है, और साथ ही साथ चंदा साहब का 1752 ईस्वी में हत्या कर देता है, और 1752 ईस्वी में वहां का कर्नाटक का नवाब बन जाता है कौन, मोहम्मद अली बन जाता है। तो अब 1752 में स्थिति क्या हो गया, कर्नाटक फ्रांसीसियों के हाथ से चला गया, लेकिन हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों का वर्चस्व है। इसमें युद्ध मतलब ये देखिएगा, युद्ध लगभग 5 साल तक चल रहा है। अब फ्रांसीसी सरकार की तरफ से डुप्ले को बुला लिया जाता है, क्योंकि डुप्ले बहुत पैसा खर्च करते रहता है। इसके कारण डुप्ले को 1754 ईस्वी में बुला लिया जाता है। डुप्ले के जगह पे एक नया गवर्नर बना के भेजा जाता है, जिसका नाम है गोडेयू। तो 1754 ईस्वी में गोडेयू को भेजा जाता है। गोडेयू आने के बाद, भारत में आने के बाद पुडुचेरी का संधि करता है। 1725 ईस्वी में पुडुचेरी का संधि करता है, और इसी संधि के तहत दूसरा कर्नाटक का युद्ध खत्म हो जाता है। दोनों इस संधि में क्या होता है, दोनों कंपनी एक दूसरे के बीच प्रदेश लौटा दिया जाता है। दूसरा शर्त रहता है कि भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में कोई भी कंपनी अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा।
साथ ही साथ अब देखिए इसमें इस युद्ध के परिणाम से परिणाम क्या निकल का है कि कर्नाटक में अब अंग्रेज का प्रभाव हो गया और हैदराबाद में किसका प्रभाव, फ्रांसीसियों का प्रभाव हो गया। हैदराबाद में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी की सेना मतलब सेना है, बुस्सी के नेतृत्व में। इस युद्ध में क्या हुआ, डुप्ले का पतन हो गया। अब डुप्ले तो 1754 में भारत से चला गया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव का क्या हुआ, उत्थान हुआ। उसके बाद 1754 में फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है कौन, गोडेयू 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक आता है। 1758 में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है काउंट डी लाले। अब देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक होता है। क्यों होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध होता है। अब देखिए जब परसा और ऑस्ट्रिया के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है तो यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस कहे लड़ना शुरू कर देता है। देखिए वहां ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आ जाता है फ्रांस और परसा के सपोर्ट में आ जाता है ब्रिटेन। इस कारण ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। जब वहां पे युद्ध शुरू होता है यूरोप में, तो भारत में भी युद्ध शुरू हो जाता है। 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर बना के भेजा जाता है काउंट डी लाली को। काउंट डी लाली आते ही मतलब यहाँ युद्ध करना शुरू कर देता है। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में एक निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध को वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वांडीवास का युद्ध कब होता है, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को होता है। वांडीवास देखिए यहाँ सेंट थोमे, अंबूर, वांडीवास ये तीनों जगह अभी तमिलनाडु में स्थित है। तो वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को होता है। यह निर्णायक युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इन दोनों युद्ध में न अंग्रेज पराजित हो रहा था न फ्रांस, दोनों लगभग बराबर के टक्कर में रहता था। लेकिन वांडीवास के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया था आयरकूट और फ्रांस की तरफ से नेतृत्व किया था काउंट लाली। अब ये बताए काउंट लाली फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है 1758 ईस्वी में। इसमें काउंट लाली हार जाता है, इस युद्ध में काउंट लाली हार जाता है और आयरकूट जीत जाता है। आयरकूट जीत जाता है और 1700 और इसमें क्या होता है कि इसका परिणाम क्या था कि फ्रांसीसी में मतलब भारत में जितना भी क्षेत्र था फ्रांसीसियों का सभी पे अधिकार कर लेता है, किसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा। और परिणाम में क्या निकल के आता है, जब 1763 ईस्वी में पेरिस का संधि होता है तो फिर इसमें पेरिस फ्रांसीसी कंपनी को मात्र व्यापार तक ही सीमित कर दिया जाता है। अब कहता है कि भारत में कोई फ्रांसीसी सेना नहीं रहेगा, ना हथियार रहेगा, ना किला का निर्माण करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी क्या करेगा, व्यापार करेगा। तो यही तीनों कर्नाटक का युद्ध था। तीनों कर्नाटक युद्ध में आपको याद रखना है कि कब होता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि कर्नाटक के क्षेत्र में हो रहा था। 3 कर्नाटक का युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में, किसके बीच में होता है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। तत्कालीन कारण क्या था, तो अंग्रेजी बर्नेट के द्वारा कुछ जहाज फ्रांसीसी जहाज को पकड़ के डुबो दिया जाता है। संधि क्या था, 1747 के रास्ताफल का संधि। उसी में प्रथम कर्नाटक युद्ध से सेंट थोमे का युद्ध प्रभावित हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ था। कारण क्या था, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। संधि कौन सी थी, तो पुडुचेरी की संधि थी, 1755 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध के कौन सा युद्ध संबंधित है, तो अंबूर का युद्ध संबंधित है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में हुआ था, सप्तवर्षीय। इसका कारण क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध 1763 के पेरिस के संधि के तहत युद्ध मतलब खत्म हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध में एक युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है बुरी तरह से और अंग्रेज जीत जाता है। इसी के साथ अंग्रेज का अधिकार लगभग अब पता चल जाता है कि कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत पे अधिकार करेगा, अंग्रेज करेगा। आप देखिएगा 1763 तक में, उससे पहले 1757 में जब पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध जीतता है, फिर अगले साल 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीतता है। तो ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है, आप लोग देखिएगा और इसमें आप कमेंट करके बताइएगा। हम इसी तरह आपको हर टॉपिक मतलब पूरा पढ़ाने के बाद एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे। आप लोग इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देखिएगा, चाहे आप कहाँ भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, आप एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और जहां से मतलब क्वेश्चन बनाना है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, आप वहां से क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मतलब कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जहां अभी तक मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है लगभग इसमें इंक्लूड है और आगे भी इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद।